ऑल राइट, अब एनसीईआरटी बोलती है दिस स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है उसमें क्या एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, सारे सेल्स जो एकदम फ्लैट हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के एयर सैक्स हैं बेसिकली, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में। एंड अब बिकॉज ये यूजुअली ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाई जा रही है, इन द एयर सैक ऑफ लंग्स बेसिकली। तो ये कौन कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व होती है? इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री इन केस ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के केस में ये देखो, एल्वियोलाई की जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी की जो एंडोथेलियम है, बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं मिलके, जिसकी थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। इस अराउंड आई गेस 0.2 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 0.2 मिलीमीटर थिकनेस होती है। सो कैन इमेजिन, तो कहीं ना कहीं इट्स हेल्पिंग इन डिफ्यूजन, राइट। और ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। और अभी काम करते हैं, इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब क्यूबॉइडल सेल्स अगेन सिंगल लेयर, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करूँ तो अगेन सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाई जाती है? दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। सब क्लियरली देख सकते हो एनसीईआरटी में कितना जनरलाइज तरीके से दे रखा है, कोई क्लासिफिकेशन, कोई प्रॉपर डिस्टिंक्शन ऐसा करी ही नहीं है एनसीईआरटी ने, ठीक है। विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू द नोट्स एंड देन जस्ट क्विकली फ्लिप थ्रू एनसीईआरटी, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम एनसीईआरटी बताती है इट्स फाउंड द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, जैसे कि स्पेशली स्मॉल डक्ट्स जो होती है, जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में जो स्मॉल डक्ट्स है, स्मॉल डक्ट्स में हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है। उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलती है? इन द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। कौन से ट्यूबुलर पार्ट्स में मोर प्रिसाइज? स्पेसिफिकली पीसीटी को। ट्यूबुलर पार्ट्स इनका मतलब है यहाँ पे डीसीटी, राइट। हमने यूजुअली देखा भी था कि जो हमारे डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसमें एक्चुअली कौन सी एपिथेलियम होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। वी जस्ट डिस्कस दिस इन डिटेल, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, ठीक है। हमने पढ़ा था, राइट। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन डीसीटी एंड स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। बट यहीं पे अगर मैं ब्रश वाटर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करूँ तो वो किस में पाई जाती है? पीसीटी में। और सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यू हैव द ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स। और फिर जो आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होते हैं, उनमें आपको क्या मिलती है? इसमें आपको सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है, राइट। फिर एनसीईआरटी बोलती है द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी एंड माइक्रोविलाई, ठीक है। किडनी को एम्बिगुअस तरीके से दे रखा है। फिर क्योंकि पीसीटी जो होती है, पीसीटी की जो एपिथेलियम होती है उसमें माइक्रोविलाई होते हैं, यानी बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली पीसीटी की जो एपिथेलियम है, इट हैज़ ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल सेल्स, राइट। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर डायरेक्टली आगे कोलमनार पे सीलिएटेड, देखना एक साथ कंबाइन दे रखा है बाद में। सो देयर इज नो proper sequence that they've followed, right। फिर एनसीईआरटी बोलती है तो columnar epithelium is composed of a single layer of tall and slender cells। जो columnar epithelium होती है वो किससे मिलकर बनी हुई है? जैसे single layer of tall and slender cells, ठीक है। इनके जो न्यूक्लियाई हैं, दे आर लोकेटेड एट द बेस। कोलमनार सेल्स के केस में इनके जो न्यूक्लिया होते हैं, पहली बात तो वो ओवल होते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टुवर्ड्स द बेस एंड नॉट इन द सेंटर, लाइक इट वाज द केस ऑफ स्क्वामस एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। उनकी तरह उनमें तो सेंटर में प्रेजेंट था न्यूक्लियस, बट कोलमनार सेल्स में अगर आप देखोगे न्यूक्लियस इस पहली बात तो ओवल इन शेप एंड लोकेटेड एट द बेस। फ्री सर्फेस में है माइक्रोविलाई। तो कोलमनार एपिथेलियम में ये बोल रहे हैं कि सिंपल कोलमनार तो हो ही सकती है, और जो फ्री सर्फेस है उसमें माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं, यानी ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम भी हो सकती हैं, ठीक है। एंड दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। अगेन जनरल फंक्शन दे दिया है कि सिंपल स्मूथ कोलमनार एपिथेलियम हो या फिर हमारे पास ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम हो, जनरलाइज फंक्शन दोनों का क्या? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बोल दिया है जनरली क्लासीफाई कर दिया है कि कहाँ पाई जाती हैं? द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। बट इफ वी जस्ट डाइव अ लिटिल डीपर एंड वी नो इट टुडे that actually maybe in the stomach you see simple columnar epithelium, but in the intestine you see brush border columnar epithelium, right। there's a difference, right। उसके बाद एनसीईआरटी सीलिया को एक साथ बोलती है if the columnar or cuboidal cells bear cilia on the free surface they are called as ciliated epithelium। कि अगर columnar और cuboidal cells की जो free surface है उसमें cilia present हो, then they are referred to as ciliated epithelium। उसको फिर हम क्या बोलते हैं इस केस में? ciliated epithelium। their function is to move particles of mucus in a specific direction। इनका काम क्या होता है? किसका? cilia का काम क्या होता है? to move particles of mucus in a specific direction over the epithelium। They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles or fallopian tubes, ठीक है। और ये सीलिया होता है बेसिकली सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी क्यूबॉइडल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द इनर सर्फेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड fallopian ट्यूब। और यहाँ पे इनर सर्फेस ऑफ हॉलो ऑर्गन से यहाँ पे
बेसिकली जो एग्जाम्पल इसने दिया है वो तो इसने दिया है सिलिएटेड कोलमनार का, क्योंकि अगर आप देखोगे जो ब्रोंक्यूल होते हैं लाइक द लार्ज ब्रोंक्यूल और फिलोपियन ट्यूब की एक्चुअली इनर सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। whereas if we talk about ciliated cuboidal epithelium that is actually present in the inner surface of smaller bronchioles, ठीक है। तो देयर इज अ डिस्टिंक्शन राइट। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे विच इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, एक स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ये भी एक तरीके के सिंपल एपिथेलियम ही, ठीक है। बट यू नो एक ऐसी सिंपल एपिथेलियम जो जिसने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, लाइक सिक्रीटिंग सर्टेन लेट्स से सिक्रीटिंग सर्टेन जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स व्हाटएवर, ठीक है। बट एक ऐसी तरीके की सिंपल एपिथेलियम व्हिच हैज स्पेशलाइज्ड और वॉलंटियर्ड itself to take part in secretions or kind of to secrete substances. So it's a type of simple epithelium which has volunteered or which has specialized itself for secretions, ठीक है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम में बेसिकली आपको स्क्वैमस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं दिखेगी, यू विल ओनली सी क्यूबॉइडल एंड कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। कोलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, हैव काइंड ऑफ स्पेशलाइज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम वंस अगेन। देखो अब नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप विच इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम बच्चा ये भी है एक तरीके की सिंपल एपिथेलियम ही। इट्स अ सिंपल एपिथेलियम विच हैज वॉलंटियर्ड काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड इटसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रीशन, राइट। टू सिक्रीट मीन्स टू रिलीज आउट सब्सटेंसेस। अब वो सिक्रीट कुछ भी कर सकते हैं, इट कैन सिक्रीट म्यूकस, इट कैन सिक्रीट सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो है ये भी एक तरीके की सिंपल एपिथेलियम बट द वन दैट हैज अंडरगॉन सम स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एंड स्पेशलाइज इटसेल्फ फॉर व्हाट पर्पस, इट हैज स्पेशलाइज्ड इटसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी एक्चुअली हमें दो कैटेगरीज दिखती है। मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम में यूजुअली यू विल सी ईदर क्यूबॉइडल सेल्स और यू विल सी कोलमनार सेल्स, ठीक है। क्यूबॉइडल सेल्स एक सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स या सिंपल कोलमनार सेल्स जो है उन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया टू फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एंड यू कैन क्लासिफाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम on the basis of different criteria, right? For example, if we talk about the first one, we are classifying glandular epithelium on the basis of number of cells, right? हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी मान लो कितने सेल्स ने अपने आप को ऐसे स्पेशलाइज किया। अगर मान लो सिर्फ एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल विच स्पेशलाइज इटसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रीशन, ठीक है, उसने मिलकर बनाया एक यूनिसेलुलर ग्लैंड। मतलब एक सिंगल सेल जिसने अपने आप को मॉडिफाई किया है, स्पेशलाइज किया है सिक्रीशन के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारे पास गॉबलेट सेल, ठीक है, और ये आ जाता है यूनिसेलुलर की कैटेगरी में। यूनिसेलुलर ग्लैंड, ग्लैंड इज एनीथिंग विच सिक्रीट सब्सटेंसेस, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड सब पढ़ते हैं। ये एक्चुअली में है क्या, these are actually nothing but collection of cells, right, which have specialized themselves for the purpose of secretion, ठीक है। ऐसे अगर एक सिंगल सेल ने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया फॉर सिक्रेशन, ठीक है, वो आ जाएगा यूनिसेलुलर ग्लैंड की कैटेगरी में। सो व्हेन अ सिंगल आइसोलेटेड सेल इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग सिक्रेशन, जैसे कि गॉबलेट सेल्स की केस में गॉबलेट सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स आर नथिंग बट ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार सेल, ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार सेल विच हैज़ काइंड ऑफ मॉडिफाइड इटसेल्फ और स्पेशलाइज इटसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रेशन। और ये क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। देखो गॉबलेट सेल्स प्राइमरीली दे आर प्रेजेंट अक्रॉस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बट मेजरली आपको ये इंटेस्टाइन में दिखेंगे। यू कैन ऑल्सो मोस्टली आपको इंटेस्टाइन में दिखेंगे गॉबलेट सेल्स। यू विल ऑल्सो सी सर्टेन गॉबलेट सेल्स इन द स्टमक एज वेल, ठीक है। फिर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स की अगर बात करूँ तो ये तो हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ग्लैंड की, तो multi as the name indicates mean many, cellular means cells, right? So when many cells come together and form a secretion, that is referred to as multicellular gland. तो multicellular gland के केस में बच्चा क्या होता है ना, कई सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, many cells come together and they form a secretion, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। और इसमें तो सारे एग्जाम्पल दिया जाते हैं, ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल। जितने भी ग्लैंड हैं वो एक्चुअली दे नॉट जस्ट मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, दे मेड अप ऑफ मेनी सेल्स ऑल टुगेदर, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड ले लो, स्वेट ग्लैंड ले लो, ऑयल ग्लैंड ले लो, सेबेशियस ग्लैंड ले लो, ठीक है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट दीज आर an example of multicellular gland. So I hope that is clear to everybody. Okay, the second criteria on the basis of which we can classify glandular epithelium is on the basis of mode of pouring the secretion. तो पहला तो on the basis of cellularity, कि whether एक single cell is producing a secretion or whether multiple cells or many cells are coming together to produce a secretion, ठीक है। तो उस बेसिस पर हमने क्लासीफाई कर दिया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, ठीक है। फिर जो दूसरा बेसिस है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग द सिक्रेशन एज एंड हाउ दे पोर द सिक्रेशन, ठीक है, कि वो अपना सिक्रेशन कैसे पोर करते हैं, ठीक है, सराउंडिंग में, ठीक है। उस बेसिस पे हमने उन्हें दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। वी हैव द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड देन वी हैव द एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम सबने पढ़ा हुआ है, दीज आर ग्लैंड्स विद डक्ट्स, राइट। ग्लैंड्स बेयरिंग डक्ट्स और ग्लैंड्स विद डक्ट्स या ट्यूब्स आर रेफर टू एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, उसके पास एक डक्ट होती है, ठीक है, और इस डक्ट के थ्रू ही अपना सिक्रेशन पोर करता है, ठीक है। सो अ ग्लैंड दैट पोर्स देयर सिक्रेशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स, ठीक है।
एक्सोक्राइन ग्लैंड विल हैव अ डक्ट और इस डक्ट के थ्रू ही अपना एक्चुअली सिक्रेशन पोर करेगा. द सिक्रेशंस आर यूजुअली हार्मोन्स, राइट. एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करो तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का दूसरा नाम होता है इनफॉर्मली रेफर टू एज डक्टलेस ग्लैंड्स. They do not really have a duct of their own. Okay, so endocrine glands are the glands that pour the secretion without any duct, right? So they do not really have a duct. So for example, अगर मान लो एक endocrine gland है तो it will directly pour its secretion into the surroundings, right? Because it does not really have any duct. So the secretions are directly released in the fluid which is surrounding the gland, right? तो ये जो secretions है directly release हो जाते हैं इस fluid में which is actually surrounding this gland, या वो fluid जिसमें ये gland bathe कर रहा है, right? The fluid which is bathing it, ठीक है, उसमें ये directly अपनी secretions release कर देता है because it does not really have a duct, right? So it directly releases the secretion in the surrounding medium, ठीक है. and surrounding medium से ही फिर ultimately via blood it reaches to different organs of the body or it reaches the target site, ठीक है, जहाँ पे भी से इस हार्मोन का काम होता है उस टारगेट साइट पे ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल करके चला जाता है. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लो. अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में वी हैव मेनी एग्जांपल्स लाइक वी हैव द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, which produces saliva. Saliva is also kind of secretion, right? Salivary gland responsible for producing saliva. Then we have sweat gland responsible for producing sweat. Then we have the mammary glands, ठीक है, जो which produces milk, ठीक है. मिल्क भी एक तरीके से secretion है, right? सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड भी जिनको बोलते हैं जो प्रोड्यूस करता है सीबम या ऑयल. वी हैव गॉबलेट सेल्स, ठीक है, भले वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है लेकिन एक्चुअली में it has a duct, right? So it again comes under the category of exocrine glands. So goblet cells mucus produce करते हैं, ठीक है. और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में एक लाइन है, and when we do the NCERT reading you will come across this line which is why I've added it here as well. एनसीईआरटी ये बोलते हैं कि जो भी ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं एक्सोक्राइन सिक्रीशंस होते हैं, यानी जिस पार्ट से वो रिलीज हो रही होती है वो भी कहीं ना कहीं एक्सोक्राइन पार्ट्स होते हैं, उनके पास डक्ट्स होती हैं. तो एनसीईआरटी में ऐसी कुछ रिलेटेड लाइन है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं देयर आर आल्सो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है. फिर अगर बच्चा हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कई सारे एग्जांपल्स है. पूरा एंडोक्राइन सिस्टम ही है अपना हाइपोथैलेमस ले लो, उसके बाद अपना पिट्यूटरी ले लो, पीनियल ग्लैंड ले लो, पैराथायरॉइड ले लो, थायरॉइड ले लो, पिट्यूटरी, थाइमस, adrenal glands. All of these are examples of endocrine glands. And endocrine glands are referred to as ductless glands which do not really have a duct of their own, ठीक है. इनके secretions को बच्चा हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, the secretions are actually referred to as hormones. I hope that is clear to everybody, ठीक है बच्चा. आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है. फिर उसके अलावा अब ये तो हमने डिस्कस की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब कुछ मिक्स ग्लैंड्स भी होते हैं. सो देयर आर सम ग्लैंड्स विच आर नोन एज मिक्स ग्लैंड्स या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स या कंपोजिट ग्लैंड्स भी इन्हें बोलता है. कुछ ऐसे ग्लैंड्स, ठीक है, जो जिनमें which are showing dual function, right, which are behaving both as exocrine and endocrine glands. यानी उनका कुछ पार्ट है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और उनका कुछ पार्ट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है. सो हेट्रोक्राइन और मिक्स ग्लैंड और कंपोजिट ग्लैंड is a gland which functions both as exocrine and endocrine gland. जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह बिहेव करता है, यानी इसका कुछ हिस्सा तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और उसका कुछ हिस्सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव करता है. जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है पैनक्रियास का, ठीक है. ऑल्दो बच्चों को यूजली पैनक्रियास याद रहता है, दे ऑफन फॉरगेट दैट ओवरी एंड टेस्टिस इनफैक्ट दे आर कंपोजिट और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है. जैसे पैनक्रियास में हम यूजुअली करते हैं, पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड एज सेल्स ऑफ एसएनआई, ठीक है, जो एक्चुअली डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है. देन पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बेसिकली इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैज इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. इसमें अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं. अल्फा सेल्स सिक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सिक्रेट करते हैं different types of hormones. So again, the details is not something that we're getting into right now. When we discuss pancreas as an organ in detail, which will be when we discuss chemical coordination and integration, ठीक है, उस चैप्टर में हम डिटेल में अच्छे से पूरा डाइसेक्ट करेंगे, कंसेप्चुअली डाइसेक्ट करेंगे पैनक्रियास को, एंड विल ट्राई टू नो ऑल द पॉसिबल पोटेंशियल क्वेश्चंस, ठीक है. I hope that is clear to everybody. ठीक है, तो now let's just quickly go through NCERT and we'll be finally done with the simple epithelium, right? But still left with compound epithelium. Epithelium, it's one of the longest portions of the chapter, especially when you're studying in this much detail. Of course, you got to give it some time, right? Now, also, अगर आपको detail lectures भी चाहिए at the same time you want to ensure that it's done in a single crash course, it'll definitely be time consuming, right? Otherwise, वरना टीचर पागल थोड़ी है 10-12 लेक्चर पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कराता है, बिकॉज इट इज़ अ लेंथी चैप्टर. And this kind of sets the base for entire zoology, right? So yeah,
you'll have to give it that desired time. Alright, coming back to NCERT. NCERT बोलती है some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called as glandular epithelium. कुछ columnar cells और कुछ cuboidal cells specialize हो जाते हैं and they become secretory in nature and they are referred to as glandular epithelium. There are mainly of two types. वो mainly दो तरीके के होते हैं. You have unicellular, which is consisting of isolated granular cells, goblet cells of the alimentary canal. And then you have multicellular, which consists of cluster of cells, salivary gland. ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी बोला ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम में दो तरीके के होते हैं, राइट. पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, जब एक सिंगल आइसोलेटेड सेल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सिक्रीशंस, ठीक है, तो होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड. ठीक है, और फिर एक हमारे पास हो जाता है मल्टी सेलर, विच इज मेनी सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स कमिंग टुगेदर एंड प्रोड्यूसिंग ए सिक्रीशन. जैसे एक एग्जांपल दे दिया सलाइवरी ग्लैंड का. फिर दूसरा बेसिस पे एनसीईआरटी क्लासीफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग द सिक्रीशंस. ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. तो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे एक्चुअली पोर द सिक्रीशन, कि अपना सिक्रीशन कैसे पोर कर रहे हैं. ठीक है, अपना सिक्रीशन कैसे पोर कर रहे हैं उस बेसिस पे हम ग्लैंड्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, नेमली एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं दे सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स. तो बेसिकली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, ईयर वैक्स हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए. ये सारे एक्सोक्राइन सिक्रीशन जब से सिक्रीट, जैसे म्यूकस गॉबलेट सेल सिक्रीट करे, सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, ऑयल या सीबम हो गया हमारे पास, सेबेशियस ग्लैंड, मिल्क हो गया, मैमरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कई सारे सेल्स जैसे कि हमारे सेल ऑफ एसएनआई होते हैं वो भी एक्सोक्राइन फंक्शन ही शो करते हैं, राइट. एंड ऑल दी अदर सेल प्रोडक्ट्स, तो कहीं ना कहीं ये सिक्रीशंस हैं एक्सोक्राइन इन नेचर, राइट. सो दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब. ये जो प्रोडक्ट्स हैं किसके थ्रू रिलीज हो रहे हैं, थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स. इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव एनी डक्ट. अब यहीं पे इस कंपैरिजन अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड से करोगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास ऐसे कोई डक्ट्स होती ही नहीं है. देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स. उनके प्रोडक्ट्स उनके सिक्रीशंस को आप स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स. एंड दे आर डायरेक्टली दीज प्रोडक्ट्स, द हॉर्मोन्स दिस once again the products called hormones are secreted directly into the fluid bathing gland. तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके जो सिक्रीशंस होते हैं जिन्हें हम हार्मोन बोलते हैं, उन्हें हम डायरेक्टली सिक्रीट कर देते हैं, उन्हें डायरेक्टली सिक्रीट कर देते हैं, डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड, राइट, विच इज़ बेथिंग द ग्लैंड. आई होप दैट इज क्लियर एवरीबडी. एनसीईआरटी की देखो ये भी देख जाओ, डायग्राम भी देख जाओ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, माइट बी आज इन द एग्जाम. अब देखो यूजली बच्चों को क्या लगता है, यूजली बच्चों को लगता है ये एक सिंगल सेल है, तो हेंस दे मार्क दिस एज यूनिसेलुलर. और ये देखो कई सारे सेल्स हैं तो दिस इज मल्टी सेलुलर. इसका एग्जैक्ट उल्टा है, बट इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम इन डिटेल. इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, एक्चुअली में ये कई सारे सेल्स हैं लेकिन ये हैं सिंगल सेल्स. इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली ये हैं सिंगल सेल्स. जैसे ये देखो ये एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल हैं विच हैव काइंड ऑफ मॉडिफाइड देमसेल्व्स. ये ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम है, राइट. सो दिस इज अ यूनिसेलुलर ग्लैंड. एक्चुअली में गॉबलेट सेल का डायग्राम दिखाया, दिस इज अ गॉबलेट सेल, राइट. ठीक है, दिस इज अ यूनिसेलुलर सेल. बट यहीं पे अगर हम एक्चुअली देखें इसकी, तो दिस इज एक्चुअली मल्टी सेलुलर इन नेचर. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देखो, सो मैनी सेल्स आर कमिंग टुगेदर. देखो कई सारे सेल्स हैं, ठीक है, कई सारे सेल्स आ रहे हैं, दे कमिंग टुगेदर, क्लस्टर ऑफ सेल्स kind of coming together and forming a secretion, right. So this is an example of multicellular gland. Kindly be well versed with the NCERT diagrams. You can, in case you really need detailed explanations, we also have dissecting the diagram series running parallelly on our channel. I hope that is clear to everybody. Okay, now let's move on to the next aspect of this, which is the compound epithelium. Very interesting again. Of course, I've added beautiful images to support my explanation. Okay, and I think within a couple of more slides we'll be absolutely done with this, and then we'll move on to the next topic, which is cell junctions. Okay, but अभी कंपाउंड एपिथेलियम को नेक्स्ट है. कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें, कंपाउंड मीन्स मेनी, लाइक और मल्टी. जैसे सिंपल था, मतलब सिंपल एपिथेलियम का मतलब था कि no matter what what was the structure or in the shape of the cell, but there was just a single layer, एक single layer थी cells की. but compound epithelium में आ जाता है there are many layers of cells, so it's a multi-layered epithelium, right. तो आप clearly देख भी सकते हो if you look at the diagram as well. ठीक है, देखो ये first layer, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, देन उसके ऊपर देखो सेकेंड लेयर, देन दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ सेल्स, देन दिस इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ सेल्स, देन दिस इज़ द फिफ्थ लेयर, दिस इज़ द सिक्स्थ लेयर. ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी मेनी लेयर्स ऑल टुगेदर. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ठीक है, फिर ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, ये फिफ्थ लेयर, ये सिक्स्थ लेयर, ये सेवन्थ लेयर, एट्थ लेयर. तो मेनी लेयर्स ऑल टुगेदर, राइट. ऐसा एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट हाँ मोर देन वन, अगैन मोर देन मतलब टू और मोर देन टू लेयर्स. ठीक है,
मल्टी लेयर है। अब एक बात बताओ, अगर ये मल्टीपल लेयर है तो क्या ये एज सच कोई भी मेजर रोल प्ले कर पाएंगे इन सिक्रीजन एंड डिफ्यूजन? एक बात बताओ, इसके थ्रू अगर आप डिफ्यूजन कराओगे किसी चीज़ के सालों लग जाएंगे, इमेजिन, ठीक है। अगर एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ना होकर कंपाउंड एपिथेलियम होती, इतनी लेयर्स ऑफ सेल्स से ऑक्सीजन हमें, ये गैसेस हमें डिफ्यूज़ करानी भाई, इतनी देर में तो ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, बिकॉज ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलता ही नहीं, बिकॉज इतनी मोटी लेयर से डिफ्यूजन कराना। डू यू इमेजिन कि लेंथ जो थिकनेस होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की 0.2 मिलीमीटर होती है, ठीक है। और इमेजिन, ठीक है, इसकी थिकनेस इमेजिन करो, क्या आपको लगता है इससे ऐसे आप डिफ्यूजन वगैरह करा पाओगे? विच इज़ वाई एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारी लाइन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट यू नो इट सेज दैट कंपाउंड एपिथेलियम हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन में, डिफ्यूजन में, एब्जॉर्प्शन के थ्रू आप सब्सटेंसेस को सिक्रीट भी नहीं करा पाओगे, इतनी मोटी लेयर से चीज़ों को सिक्रीट कर इट्स क्वाइट अ चैलेंज इन इटसेल्फ। तो उसका बहुत लिमिटेड रोल होता है इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन एंड ऑल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंपाउंड एपिथेलियम की, तो इसका मेजर रोल होता है किसमें? और बिकॉज इतने सारे लेयर्स हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का तो काम कर रहे हैं, बट प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस। सो कंपाउंड एपिथेलियम का मेजर रोल है इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस। किसी भी तरीके का केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसे केमिकल स्ट्रेसेस में अगेंस्ट एनी केमिकल्स की, लेट्स से कहीं कट लग गया, ठीक है, मतलब मान लो स्किन है आपकी, ठीक है, स्किन है, स्किन में एक्चुअली कंपाउंड एपिथेलियम, जब स्किन पे आप कितने सारे केमिकल्स यूज़ करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर दे आर गुड फॉर द स्किन और नॉट, यू नो, जैसे सोप्स यूज़ कर रहे हो इन जनरल, आप कितने सारे, यू नो, लोशंस एंड मॉइस्चराइजर्स एंड मल्टीपल थिंग्स दैट यू आर यूजिंग फॉर द स्किन, यू नो, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे द केमिकल्स, राइट। सो कहीं ना कहीं आपकी स्किन, मतलब आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस केमिकल्स, तो इनका मेजर रोल होता है इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस लेते हैं, यू नो, एकदम से बॉडी पे यू नो करंट लग गया, तो अचानक से वो करंट इतनी ईजिली, ऑफकोर्स ऑल्सो वी आर कंडक्टर्स, बट यू नो इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स तक नहीं जा पाता, इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स को जर्क फील नहीं होता, बिकॉज एक तो हमारी स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है, नॉट जस्ट दैट, फिर हमारे पास मसल्स हैं, हमारे पास बोन्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, दे आर क्वाइट वेल प्रोटेक्टेड, यू नो, अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो कंपाउंड एपिथेलियम हैज अ मेजर रोल इन दैट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब कंपाउंड एपिथेलियम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कंपाउंड एपिथेलियम भी दो तरीके के होते हैं, हमारे पास होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड देन वी हैव स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ऑल्सो देखो एनसीईआरटी में ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में नहीं दे रखा है, ऑल्सो एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक स्ट्रैटिफाइड भी मेंशन है, मतलब नाम मेंशन नहीं है, स्ट्रैटिफाइड के एग्जांपल्स डेफिनेटली मेंशनड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में तो बहुत ही एम्बिगुअस तरीके से दे रखा है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया है यार, ये रहा सिर्फ एक पैराग्राफ आएगा, हाँ बस एक पैराग्राफ में ये रहा कंपाउंड एपिथेलियम, समझ लो जिसको जो समझना है, इट्स लाइक दैट। तो मतलब एनसीईआरटी हैव नॉट इवन मेड एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। एनसीईआरटी जस्ट सेज कि इट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, you have a teacher, try and understand it with, you know, try and understand it with the help of a teacher and then come back and just quickly go through me, right? बस वही वाला सिस्टम है, समराइज्ड वर्जन में सब कुछ लिखा हुआ है। कंपाउंड एपिथेलियम, जैसे कि मैं बोल रही थी, कंपाउंड एपिथेलियम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू टाइप्स, नो, मेड अप ऑफ टू टाइप्स, सॉरी once again, कंपाउंड एपिथेलियम की बच्चा अगर मैं बात करूँ, सो कंपाउंड एपिथेलियम इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यू नो, एक होता है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम और एक होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करूँ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूजुअली स्ट्रेचेबल होता है, बहुत डिटेल्स में जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज यूजुअली स्ट्रेचेबल, यानी स्ट्रेच कर सकता है, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम को डिस्कस करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम इज एक्चुअली नथिंग बट इट्स मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है, एंड इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन। इसका बहुत लिमिटेड सा रोल होता है सिक्रीशन वगैरह में, एब्जॉर्प्शन वगैरह में। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, किसी भी तरीके का केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। दे कवर द ड्राई सर्फेसेज ऑफ द स्किन, कहाँ का प्रेजेंट है कंपाउंड एपिथेलियम, ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है। ये सारी जगह हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सेल जंक्शंस। All right, now that we're done with connective tissue, let's get on with now that we're done with cell junctions, let's get on with connective tissue, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू दैट विल बी स्टार्टिंग विद। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करें, यूजुअली बच्चा कहाँ से डिराइव होता है, मेसोडर्म, अनलाइक एपिथेलियम व्हिच हैज यू नो ऑल द काइंड ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जिसका यू नो एक्टो, मीजो, एंडो सब तरीके का ओरिजिन था। कनेक्टिव टिश्यू इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी मेसोडर्म से डिराइव होती है, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। एनसीईआरटी कनेक्टिव टिश्यू के रिस्पेक्ट टू एक लाइन मेंशन करती है, एंड एनसीईआरटी सेज
कि जो कनेक्टिव टिश्यू है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, इट्स द मोस्ट अबंडेंट एंड सबसे ज़्यादा फैला हुआ टिश्यू है जो बॉडी में, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिक फंक्शन उसका क्या होता है, सपोर्ट एंड लिंकेज, एंड यू विल गेट टू सी दैट इन अ व्हाइल। देखो कंपाउंड एपिथेलियम सॉरी कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ, कनेक्टिव टिश्यू बनाए से इसका सपोर्ट का काम है, ठीक है। तो देखो जैसे बोन्स वगैरह है ना, भी आप पढ़ोगे, सब अभी क्लासीफाई करूँगी मैं, डो नॉट वरी। बोन्स वगैरह हैं विच आर फॉर्मिंग लाइक यू नो ऑलमोस्ट लाइक एक आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क बना रही हैं अपनी बॉडी का, और आपकी बॉडी को एक सपोर्ट एक ढांचा बना रही हैं, ठीक है। इन वे दे सपोर्टिंग योर बॉडी, तो दे कम अंडर कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज का कहीं ना कहीं काम सपोर्ट का हो गया। लिंकेज, राइट, ब्लड जो एक ऐसा टिश्यू, ब्लड एक बेसिकली यू नो कनेक्टिव टिश्यू है, एंड आप देख रहे हो हार्ट इज पंपिंग ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सो इन अ वे बेसिकली द ब्लड इज कनेक्टिंग द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स, राइट। सो कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं लिंकिंग वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर, इस सब का काम करती है कनेक्टिव टिश्यू। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो कनेक्टिव टिश्यू में मेजरली दो कंपोनेंट्स आते हैं, दो, एक तो मैट्रिक्स और एक होता है सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स इज द फ्लूइड ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। मैट्रिक्स में मेजरली मैट्रिक्स होती है, बहुत कम कॉम्पोजिशन सेल्स की होती है, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स, ठीक है। मैट्रिक्स इज लाइक बेसिकली वो लेयर, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो आई वुड से, ठीक है, सो अगर मुझे डिफाइन करना हो यू नो ग्राउंड सब्सटेंस को, आई वुड से इट्स नथिंग बट यू नो kind of you know the amorphous gel like substance, वो gel like पानी जैसा substance जो actually में present होता है between the cells, right। ground substance is majorly made up of mucopolysaccharides and glycoproteins, ठीक है। बेसमेंट की भी यही composition थी। ground substance जो present होता है connective tissue में majorly mucopolysaccharides और glycoproteins से मिलकर बनाता है। और matrix में एक और चीज़ present होती है ground substance के साथ, which is fibers। आप अभी ऐसे समझो, जैसे rod like thread like structures present होते हैं इसी matrix में, ठीक है। और majorly जो दो तरीके के fibers आपको ज़्यादातर दिखेंगे connective tissue में, दे आर collagen fibers, इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। रेटिकुलेट फाइबर्स भी दिखेंगे, बट यू नो मेजरली आपको कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स ही दिखते हैं, ठीक है। फिर उसकी दूसरी कॉम्पोजिशन आ गई सेल्स के, इसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगी कुछ सेल्स। अब एक्चुअली मैं इस एनालॉजी को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एवरीबडीज फेवरेट मैगी। So as you can clearly see, I have added beautiful images of Maggie as well, right? So I'll try and explain it to you with the help of yummy Maggie, right? But before, you know, without deviating from the topic, first let's try and understand the basic overview, ठीक है। तो एक तो कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट होता है मैट्रिक्स, जिसमें आ जाता है ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। दूसरा कंपोनेंट होता है सेल्स, ठीक है। सेल्स में आ जाता है हमारे पास कई तरीके के सेल्स, अभी पढ़ेंगे फाइब्रोब्लास्ट हो गए, मास्ट सेल्स हो गए, मैक्रोफाइब्रस हो गए, प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू को मैंने मेजरली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, राइट। कनेक्टिव टिश्यूज हैव बीन फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। वी हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। किस बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन किसमें मैट्रिक्स ज़्यादा प्रेजेंट है, किसमें सेल ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, एंड हाउ आर दे अरेंज, राइट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो उस बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू को मैंने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, क्लासीफाइड इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन वी हैव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर बच्चा मैं बात करूँ लूज कनेक्टिव टिश्यू की, ऑलराइट, सो लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर कैटेगराइज फर्दर सब डिवाइड होता है इनटू 2 कैटेगरीज। वी हैव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास फर्दर आ जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एक्चुअली में आगे जाके पढ़ोगे एडिपोज इज यू नो अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ओनली। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी हम 2 तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ेंगे। विल स्टडी अबाउट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड देन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारे पास आ जाएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यू नो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आ जाएंगे कार्टिलेजेस एंड बोन्स, राइट। और यही अगर मैं बात करूँ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आ जाएगा ब्लड एंड लिम्फ। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मैगी, राइट, ठीक है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में बचा the cells and fibers are loosely aggregated in the semi-fluid matrix, right। लूज कनेक्टिव टिश्यू में यूजुअली क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो इसको कैसे एनालॉजी में समझाने की कोशिश करते हैं। देखो 2 तरीके के मैगी से समझने की कोशिश करते हैं। एक होती है हमारे पास काफ़ी यू नो सूपी मैगी जो कई लोगों को पसंद होती है, और एक होती है थोड़ी सी सेमी फ्लूइड, थोड़ी सी ड्राई मैगी, राइट। एक होती है थोड़ी सूपी फॉर्म ऑफ मैगी, होती है ड्राई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रही होगी थोड़ी सूपी मैगी है और ये थोड़ी ड्राई मैगी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लूज और डेंस को समझ सकते हैं, ठीक है। लूज और डेंस को हम ऐसे ही समझ सकते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू को समझो एज सूपी मैगी, ठीक है। लूज, अब इसमें जो ये है सूप है, बेसिकली जो पानी होता है, जो सूप प्रेजेंट है, इस सूप को कंपेयर कर लो विद द मैट्रिक्स, राइट। इस सूप को मान लो मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इसमें एक्चुअली जो मैगी प्रेजेंट है, ये मैगी के जो ये नूडल्स है, ठीक है,
इनको कंपेयर कर लो विथ फाइबर्स, राइट, दीज द फाइबर्स, इसमें जितने भी वेजिटेबल्स प्रेजेंट है, यू नो, कैरेट, कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन एंड ऑल ऑफ दीज वेजिटेबल्स, इनको मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इन्हें मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो एनालॉजी समझ आ गई। नाउ इफ यू लुक एट द इफ़ यू लुक एट द डायग्राम एंड ट्राई एंड इमेजिन इट, आप इसमें देख सकते हो जो सेल्स ऑफ फाइबर्स हैं वो किस में प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में, यानी बेसिकली जो नूडल्स और वेजिटेबल्स हैं वो सूप में प्रेजेंट है। और आप देखोगे बिकॉज ये सूपी है तो सेल्स ऑफ फाइबर्स जो है वो लूजली एग्रीगेटेड है, मतलब बहुत चिपक चिपक के प्रेजेंट नहीं है, वरना से एग्रीगेशन मीन्स इकट्ठा, कलेक्शन, लाइक अमेलगमेशन, लाइक अ कॉम्बिनेशन से, क्लस्टर में प्रेजेंट है। आप देखो बहुत इकट्ठे होकर प्रेजेंट है, थोड़ा लूज थोड़ा दूर पे प्रेजेंट है एक दूसरे से, बट इसे चिपक के प्रेजेंट नहीं है। वाई? ओइंग टू the more amount of matrix, right? So आप लूज कनेक्टिव टिश्यू का हाईलाइटेड फीचर यही है कि इसमें जो सेल्स होते हैं, यानी यहाँ पे मैं वेजिटेबल से कंपेयर कर रही हूँ, और जो फाइबर्स होते हैं जिसे मैं नूडल से कंपेयर कर रही हूँ, वो बहुत चिपक चिपक के प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट है, ओइंग टू द सूपी नेचर ऑफ द मैगी, राइट? तो उसको ऐसे ही रिलेट करो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं काफ़ी लूजली प्रेजेंट होते हैं इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। मान लो पानी कम होगा, पानी कम होता है तो मैगी सूख जाती है, नूडल्स और जो वेजिटेबल्स हैं तो एक दूसरे से काफ़ी चिपक जाते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा डेंस कनेक्टिव का। डेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि डेंस में यूजुअली जो मैट्रिक्स होता है ना वो कम होता है, बिकॉज मैट्रिक्स कम होता है तो सेल्स एंड फाइबर्स विल बी मोर कॉम्पैक्टली एंड टाइटली पैक्ड, राइट? तो यही डिफरेंशिएटिंग फीचर है, ठीक है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एरियोला कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट एरियोला कनेक्टिव टिश्यू? Areolar connective tissue की अगर हम बात करें तो सी दिस इज लाइक a cross section of the areolar connective tissue, ठीक है? I've also added a beautiful diagram, like a 3D diagram to help you visualize this better. एक्चुअली रेफर टू एज कोलाजन फाइबर्स। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो ग्राउंड सब्सटेंस के साथ साथ ये ये फाइबर्स का सिक्रीशन भी करता है, राइट? सो इफ यू लुक एट द एक्चुअल 3D डायग्राम, आई वुड लव टू शो इट टू यू। देखो फॉर एग्जाम्पल ये रहे हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, अगर आपको ध्यान से नजर आ रहे हो तो ये एक्चुअली मेरे को ये रहे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स यहाँ पे आज आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे जो फाइबर्स हैं दीज आर इलास्टिक फाइबर, दीज आर कोलाजन फाइबर्स। और एक्चुअली मैं यहाँ से प्रॉपर्ली इमेज के थ्रू आप इसको तो नहीं समझ पाओगे फॉर श्योर, ठीक है? बट इमेजिन करो कि फॉर एग्जाम्पल इससे फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट सेल से जो फाइबर्स सिक्रीट हो रहे हैं कोलाजन फाइबर्स, ठीक है? और ये ग्राउंड सब्सटेंस भी फाइब्रोब्लास्ट सेल सिक्रीट कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अलग अलग तरीके की सेल्स की, तो आपको यहाँ पे एक तरीके का सेल दिख रहा है। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इसका हेडफोन शेप न्यूक्लिया, एंड आई थिंक ये हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में डिस्कस करते हैं डिटेल में, जहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो यूसिनोफिल्स होते हैं बेसिकली देयर आर टाइप ऑफ WBCs, देयर आर टाइप ऑफ WBCs, ठीक है? और इनका ना जो न्यूक्लियस होता है वो हेडफोन शेप का होता है, सो यू कैन सी द रिजेम्बलेंस, राइट? इट रिजेम्बल्स योर हेडफोन, राइट?
इनका जो न्यूक्लियस होता है वो हेडफोन शेप का होता है। सो दीज आर योसिनोफिल्स, ठीक है। क्या फंक्शन होता है वो हम उसी में डिस्कस करेंगे। एलर्जिक रिएक्शन में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इनको एसिडोफिल्स भी बोला जाता है। बाकी एंड मोर डिटेल्स विल बी डेल्ट विद इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए प्लाज्मा बी सेल। ये भी एक तरीके के WBCs होते हैं। WBCs में हमने पढ़ते हैं ना, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट्स, ये बी सेल्स, ठीक है। ये इम्यूनिटी वगैरह में रोल प्ले करता है, राइट, कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जो प्लाज्मा बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, तो ये प्लाज्मा बी सेल्स है। ये जो आपको पर्पल कलर का मोटू से सेल दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द मास्ट सेल। मास्ट जस्ट लाइक इट्स नेम, इट्स एक्चुअली मास्ट ओनली, ठीक है। ये मज़े कर रहा है अपनी ज़िंदगी के, और ये मेनली 3 तरीके के सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता है, विच इज हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सर्टोनिन। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई हैव रिटन इट डाउन हियर, ठीक है। मास्ट सेल्स मेजरली देखो सिक्रेट करता है हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन जो कि एक्चुअली में क्या है, एक वेसोडाइलेटर है। एंड देन हेपेरिन जो एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, और सर्टोनिन जो वेसो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो ये तो होता है मास्ट सेल का फंक्शन। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला सेल, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टी लोब न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। मल्टी लोब न्यूक्लियाई होते हैं एक्चुअली में, कैसे, मल्टीपल लोब वाले न्यूक्लियाई होते हैं। ये मल्टी लोब न्यूक्लियाई दे आर रेफर्ड टू एज न्यूट्रोफिल्स। ये मल्टी लोब न्यूक्लियाई वाला जो सेल है इसको हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ फैट फिल्ड सेल्स, एडिपोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ मैक्रोफेजेस, राइट, कैन व्हिच इनगल्फ द फॉरेन पैथोजन, राइट। तो या ये मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। फिर जैसे देखो एक्चुअली में अगर आपको दिखे तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये मास्ट सेल्स प्रेजेंट है। उसके बाद आपको ध्यान से दिख रहा है कि ये मैक्रोफेज, ये वाले मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेजेस है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको कुछ RBCs वगैरह, ब्लड कैपिलरीज वगैरह भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद एडिपोसाइट्स और फैट सेल्स जो हम दिखा रहे थे, मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूँगी जब हम डिस्कस करेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अभी मैं एरियोला कर रहा है, और फिर हम एडिपोज करेंगे तो उसमें एडिपोसाइट्स की अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस इज द मैट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये ग्राउंड सब्सटेंस है। ये जो येलो कलर के आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। जो पतले पतले आपको ये ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से शो किए हैं, दीज आर दी इलास्टिक फाइबर्स। आई होप दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। सो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। तो ठीक है बच्चों, ये तो हो गए अपने मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे, कट देते हैं। कहाँ बंद हो रही है? One second. ठीक है, तो नाउ दैट वी आर डन विद दिस, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो नाउ दैट वी आर डन विद दिस, ठीक है, नाउ लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। तो दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। अब इसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जस्ट गिव यू लाइक अ क्विक ओवरव्यू। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक मैक्रोफेज है और ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, विच इज ट्राइंग टू एंटर द बॉडी एंड काइंड ऑफ कॉज डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज। तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज बेसिकली एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। तो अपनी सूडो पूरे एक्सटेंड करके दे विल ट्राई एंड इनगल्फ द पैथोजन को इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। इनगल्फ करके द मैक्रोफेज विल रिलीज लाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। लाइटिक या ब्रेकिंग एंजाइम्स रिलीज करेगा, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर, जो विच विल एक्ट ऑन दिस पैथोजन, जो इस पैथोजन पे एक्ट करेंगे एंड काइंड ऑफ ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स, राइट। इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा इन दिस प्रोसेस, वेयर इट्स engulfing the foreign particle and destroying it right into pieces. This is referred to as phagocytosis, and which is why macrophage is referred to as a phagocytic cell. I hope that is clear to everybody. फिर हमने और भी डिस्कस किया है eosinophil, neutrophil, plasma B cells, which are all of these are nothing but these are type of WBCs. I hope that is clear to everybody. ये क्या secrete करते हैं? They actually secrete antibodies. इतना आपको समझ आया? उसके बाद अगर हम बात करें मास्ट सेल्स की, जिसमें मैंने बोला था मास्ट सेल्स यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो गई, तो जैसे कि मैंने बताया आपको 2-3 सिक्रीशंस के बारे में बताया था जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, ठीक है। तो मास्ट सेल्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन होती है जब फॉर एग्जाम्पल कभी भी अलग अलग केसेस से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जैसे कभी मान लो एलर्जिक रिएक्शन में आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है,
कोई कोई इंसेक्ट आपको बाइट कर गया, ठीक है, उस रीज़न से, या कोई भी बॉडी ने अननेसेसरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया, उसके लिए इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है वो एरिया लाल पड़ जाता है, सूज जाता है, जलन मचने लगती है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इन्फ्लेमेशन में आ जाता है रेडनेस, वार्मथ, स्वेल्ड अप, स्वेलिंग वगैरह दिखने लगती है, दैट इज रेफर्ड एज इन्फ्लेमेशन। तो मास्ट सेल्स जो होते हैं बच्चा, दे कॉज इन्फ्लेमेशन। व्हाट डू दे कॉज इन्फ्लेमेशन। मास्ट सेल्स बेसिकली 3 तरीके के केमिकल सिक्रीट करते हैं। वन इज हिस्टामिन, द अदर इज सेरोटोनिन एंड द थर्ड वन इज हेपारिन, राइट। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। हिस्टामिन जो होता है वेजो डायलेटर होता है। वेजो मतलब होता है ब्लड वेसल, डायलेटर मतलब डायलेट करना, यानी उसे एक्सपैंड करना, काइंड ऑफ टू इंक्रीज राइट, टू इंक्रीज चौड़ा करना एक तरीके से। तो ब्लड वेसल्स कभी कभी होता है ना, जो कि ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इंसान का, राइट, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो उस केस में फॉर एग्जांपल अगर मान लो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा या फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से, राइट। तो अगर मान लो मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है, कैपिलरी ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज़ कर दूँगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दूँगी, तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हिस्टामिन वेसो डायलेशन का काम करता है। सेरोटोनिन जो होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है। वेसो अगेन कम्स फ्रॉम द वर्ड ब्लड वेसल एंड कंस्ट्रिक्शन, वन सेकेंड। सेरोटोनिन जो होता है वो इट इज़ अ वेसो कंस्ट्रिक्टर। वेसो का मतलब होता है ब्लड वेसल एंड कंस्ट्रिक्टर मीन्स कंस्ट्रिक्ट, काइंड ऑफ श्रिंक इट टू रिड्यूस इट इनसाइड। तो ये ब्लड वेसल जो है उसे पतला कर देता है, ब्लड वेसल को पतला कर देता है। फिर आता है हेपारिन हमारे पास। हेपारिन जो होता है बच्चा वो नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है। हेपारिन इज अ नेचुरल एंटी कोगुलेंट। एंटी मीन्स ऑपोजिट and coagulant means something that clots, right? So anti means opposite, coagulant is something which clots, right? So हेपारिन जो है नेचुरल एंटी कोगुलेंट है। क्या करता है, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, राइट, ठीक है। तो जैसे ब्लड में कुछ कुछ चीज़ होते हैं ना, कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे ब्लड कहीं क्लॉट कर गया, राइट, तो ब्लड आप पास कैसे करेगा, तो इट्स नेचुरल एंटी कोगुलेंट जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता हमारी बॉडी में, ठीक है। अननेसेसरी जगह किसी ब्लड वेसल में मान लो क्लॉट बन गया, ठीक है, तो वहाँ से ब्लड फ्लो ही नहीं होगा, तो ये नेचुरल एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे जो एडिपोज टिश्यू है बेसिकली, इसमें अलग अलग तरीके के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर काइंड ऑफ सेक्रेटेड बाय द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो 2 मेन तरीके के फाइबर्स, एक तो मैंने बताया कोलाजन फाइबर्स और एक मैंने बताया इलास्टिक फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स वो होते हैं जो फाइब्रोब्लास्ट से डायरेक्टली ऐसे सेल्स निकल रहे थे, मतलब ये फाइबर्स जो निकल रहे थे विच आर प्रेजेंट इन बंडल्स, राइट, दीज वर एक्चुअली कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। और ये जो सिंगल अनब्रांच्ड, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट सेल से ये जो बंडल में जो फाइबर्स निकल रहे थे, दीज वर कोलाजन फाइबर्स, दीज वर एक्चुअली कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। बट यहीं पे मैट्रिक्स में और ये जो सिंगुलर ब्रांच ये जो फाइबर्स प्रेजेंट है, दीज वर एक्चुअली इलास्टिक फाइबर्स, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस। कि पहली बात तो कलर के बेसिस पे करने वाले जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वाइट फाइबर्स होते हैं, वाइट इन कलर एंड हेंस दे रेफर टू एज वाइट फाइबर्स। नाउ दिस इज ओइंग टू द कोलाजन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन देम, राइट। कोलाजन फाइबर्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इट इज द कोलाजन प्रोटीन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कोलाजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलाजन प्रोटीन इज व्हाट कन्फर्स इट और काइंड ऑफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइटिश अपीयरेंस, ठीक है। तो इसलिए ना वाइट फाइबर्स भी बोला जाता है। देखो बिकॉज ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। देखो यार बचपन में हम यूजुअली एक स्टोरी पढ़ते थे विच इज यूनिटी इन स्ट्रेंथ, राइट, और यूनिटी इन स्ट्रेंथ इन यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वंस अगेन। तो याद है बच्चों हम बचपन में एक स्टोरी पढ़ते थे जो हम कहते थे यूनिटी इन स्ट्रेंथ, राइट, समथिंग लाइक दैट वी वुड स्टडी, राइट। यहाँ पे देयर यूज्ड टू बी अ फादर हु वुड डिस्ट्रीब्यूट द स्टिक्स अमंग हिज सन्स, ठीक है। सिंगल स्टिक देते थे, वो सिंगल स्टिक ब्रेक हो जाती थी, बट यहीं पे जब उन्हें एक पूरा बंडल ऑफ स्टिक्स दिया, द किड्स वर नॉट एबल टू ब्रेक इट, एंड देन ही काइंड ऑफ tried and explain it to them that just like if you stay united we are strong, united we can face challenges and obstacles। और जो हम अकेले होते हैं अकेले हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, ऐसा वाला। तो अगेन ऑल द बुलशिट असाइड, कट दिए वैसे काट दियो, ठीक है। अब आगे बढ़, ठीक है। तो अब आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब बच्चों क्या है, बचपन में एक स्टोरी पढ़ा कर जहाँ पे हम यूनिटी स्ट्रेंथ, जहाँ पे हम पढ़ते थे कि देयर यूज्ड टू बी अ फादर, जब वो सिंगल लॉग ऑफ वुड अपने बच्चों को देता था तो किड्स वुड ब्रेक इट, बट जब उसने बंडल ऑफ स्टिक्स दिया द किड्स वर नॉट एबल टू ब्रेक इट। सो अब बिकॉज ये खट्टी प्रेजेंट है, बंडल में प्रेजेंट है, तो बंडल के साथ बंडल में क्या होता है, स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। सो दे आर प्रोवाइडिंग इनफैक्ट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यूज, राइट। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। एक और चीज़ जो आपने नोटिस की होगी इनमें कि अनब्रांच होते हैं ना, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। ये सिंपल ऐसे अनब्रांच पार्टिकल्स हैं विच आर प्रेजेंट टुगेदर, बंडल में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। यहीं पे अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ इलास्टिक फाइबर्स से, तो जस्ट लाइक कोलेजन फाइबर्स जो वाइट इन कलर, दीज इलास्टिक फाइबर्स है येलो इन कलर एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज येलो फाइबर्स, बिकॉज ये येलो होते हैं कलर में, इसलिए इनका नाम पड़ गया येलो फाइबर्स। और इनमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक कोलेजन फाइबर्स हैड कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिक फाइबर्स हैव इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। और जैसे कि कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट वी क्लियरली सॉ राइट, ये जो होते हैं ये दीज इलास्टिक फाइबर्स ये इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, कोई बंडल्स में प्रेजेंट नहीं होते, इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं। और दीज आर हाईली ब्रांच, ठीक है, अनलाइक कोलेजन फाइबर्स जो अनब्रांच से, ये तो ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, इनकी जो ब्रांचेज होती हैं अच्छी खासी, ठीक है। और बिकॉज कोलेजन फाइबर्स बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, बट यहीं पे इलास्टिक द नेम इटसेल्फ गिव्स यू हिंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी। I hope this is clear to everybody. So, elasticity provide करें मतलब kind of, they're helping the tissues, to kind of expand and then, come back, snap back. Stretch करने में तो snap back, return back to its original position, उसमें मतलब कर रहा है। जैसे arteries में usually आपको elastic fibers दिखेंगे, elastic fibers present arteries में भी होते हैं, because ठीक है arteries में होते हैं, फिर आप वो arteries को kind of expand और contract करने में मदद करते हैं, I hope that is clear to everybody. उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेटिकुलर फाइबर्स की, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह से याद रख लो, रेटिकुलर फाइबर्स जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट रेटिकुलर फाइबर्स जो कि एक तरीके के कोलाजन फाइबर्स ये होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब मैं बच्चा अगर बात करूँ लोकेशन और फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू की, किसकी लोकेशन और फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू की, कि कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट। सो लेट्स ट्राई एंड डिस्कस दैट इन डिटेल। तो कट कर दिया यहाँ से, स्पेशलाइज से चालू कर, ठीक है। अब देख स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बच्चे बात करूँ तो द थर्ड कैटेगरी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर कैटेगराइज होते हैं टू स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज को मेजरली हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन में, जहाँ पे हम दोनों सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स विच इज ब्लड एंड लिम्फ, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल बेसिकली डिस्कस अबाउट द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बच्चा क्या होता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज व्हाट बेसिकली इज फॉर्मिंग द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, राइट, ठीक है। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारे पास बोन्स और कार्टिलेजेस आती हैं, तो एक बेसिक ढांचा बना रही है बॉडी का, दे आर गिविंग ए डेफिनेट शेप टू द बॉडी, राइट, ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूटिंग द एंडोस्केलेटन, राइट, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली वैसे आप देखोगे जो मैट्रिक्स होता है उनका सॉलिड होता है, जैसे अभी तक हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखा था, तो उनका मैट्रिक्स था दैट वाज लिक्विड, राइट। बस डिफरेंस ये था कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स था वो थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट था इन कंपैरिजन टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, विच इज़ वाई दे वर डेंस, राइट, एंड विच इज़ वाई दे वर लूज। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स जो होता है वो फ्लूइड होता ही नहीं, इट्स सॉलिड इन नेचर। अब देखो जो मैंने आपके सामने इमेज ऐड किया, सो विद जेली टू हेल्प यू विजुअलाइज, देखो जेली एक्चुअली में आप देखोगे सेमी सॉलिड स्टेट में अभी जब जम जाती है थोड़ी सॉलिड ही हो जाती है, ठीक है। सॉलिड डज नॉट रियली मीन स्ट्रेंथ, या फिर हार्डनेस या फिक्स जैसी नहीं होता। क्ले कैन ऑल्सो बी अ सॉलिड, जेली कैन ऑल्सो बी अ सॉलिड, ठीक है। तो इसकी जो मैट्रिक्स होती है ना सॉलिड होती है, देखो इसकी मैट्रिक्स को बिल्कुल ऐसे समझो जेली लाइक मैट्रिक्स, थोड़ी हार्ड नहीं सॉलिड, ठीक है। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं कार्टिलेजेस एंड बोन। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ते हैं के अंदर हम पढ़ते हैं कार्टिलेजेस once again skeletal connective tissue. So skeletal connective tissue के बच्चे अगर हम बात करें, skeletal connective tissue is forming the basic framework of the body, आपकी बॉडी का एक बेसिक ढांचा बना रही है, ठीक है। इट्स फॉर्मिंग अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, राइट। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बच्चा हमारे पास मेजरली आ जाते हैं, अगर मैं बात करूँ तो